आवाज़ विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है और विशेष में आज हमारे साथ हैं यशोधरा फाउंडेशन के संस्थापक अध्यक्ष तनवीर मिर्ज़ा साहब। मिर्ज़ा साहब की एक विशेष पहचान भी है और वो विशेष पहचान ये है कि वसुंधरा की रक्षा के लिए, यानी कि धरती की इस पूरी प्रकृति की रक्षा के लिए और पर्यावरण की संरक्षा के लिए उन्होंने अपने जीवन को समर्पित कर रखा है। ये जो पर्यावरण की रक्षा इसलिए भी ज़रूरी है कि हम इस धरती पर जब है तो इस धरती पर जीवन जीने के लिए और हमारी सांसें बेहतर तरीके से चलती रहने के लिए पर्यावरण की रक्षा करना ये बड़ा ज़रूरी काम है। इस काम के लिए मिर्ज़ा साहब अपने आप को जब समर्पित करते हैं तो आज उन्हीं के द्वारा इस बात को समझने का प्रयास करेंगे कि वो कैसे जन जन तक जाकर लोगों को ये समझाते हैं कि पर्यावरण की रक्षा क्यों ज़रूरी है और कैसे हम अपनी धरती को बचा सकते हैं। तो आइए आज उन्हीं से मिलते हैं। मिर्ज़ा साहब, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच सर। मिर्ज़ा साहब, एक बात को हम देखते हैं कि अभी इस समय तो ये कोरोना का पेंडेमिक चल रहा है, लेकिन जब कोरोना का पेंडेमिक की शुरुआत थी और हमारे यहाँ लॉकडाउन था, तो उस लॉकडाउन के दौरान ये लोगों ने देखा कि जो कौवे, जो पंछी जो शहरों से बहुत दूर चले गए थे, वे लौटकर शहरों की ओर आ गए और लोगों ने ये माना कि अब हमारा पर्यावरण ठीक हो गया है। आपको भी ऐसा लगता है? सर, आपने बिल्कुल बात सही की कि लॉकडाउन के दौरान में कुछ एयर क्वालिटी सुधरी है। हाँ। और कुछ हद तक के हमारी वापस चीज़ें आई, कुछ जानवर भी शहरों में आए, पक्षी परिंदे कौवे भी आए, लेकिन हम बहुत छोटे से सफलता में बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। मुझे ये बताते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि 4-5 महीने के लॉकडाउन के दरमियान जब हमारा ट्रांसपोर्टेशन मेनली बंद हो गया था, जब हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत हद तक रुक गया था, तो CO2 का उत्सर्जन, एयर क्वालिटी में मेन जो कार्बन डाइऑक्साइड है, उसका जो टोटल रिडक्शन आया इन 4-5 महीनों में, वो सिर्फ 8% रिडक्शन आया है जी। और ख़तरा बहुत आगे तक के चला गया है। अगर हम आज के इस गोष्ठी को, आज के इस चर्चा सत्र को, आज आपके विशेष कार्यक्रम को अगर हम नाम दें तो मैं नाम देना चाहूँगा कोविड-19 अ क्रैश कोर्स। ये हमारे लिए क्रैश कोर्स 4-5 महीने भी था और अभी भी है, ताकि हम चीज़ों को समझ सके। चीज़ें हमारे हाथ से बहुत ज़्यादा दूर जा चुकी है। आज इन 60 वर्षों के अंदर में ही हमारा कार्बन का जो ppm है वो हैजार्डियस लेवल को चला गया है। 414 ppm हो चुका है कार्बन। हमारा सी लेवल 4 mm बढ़ चुका है। ऑलमोस्ट 230 गीगा टन का पर ईयर स्लाइस आइस का कटते जा रहा है। टनों से हमारा आइस पिघलता जा रहा है और हमारे अंदर 1 लाख ग्लेशियर जो थे हमारे, वो ग्लेशियर पिघल चुके हैं अभी तक के। एवरेज टेम्परेचर जो है दुनिया का इन पिछले 50-60 सालों के अंदर में और बढ़ोतरी हुई है, 2 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ गया है। तो बहुत बड़े बड़े जो विनाश आ रहे हैं, अभी बड़े बड़े जो तूफान आ रहे हैं, बड़े बड़े जो स्टॉर्म आ रहे हैं, वो उसी का नतीजा है। कोरोना बहुत छोटी चीज़ है, ये बड़ी चीज़ है, बड़ा संकट है। आपको क्या लगता है कि ये जिस तरह से जो आप बात कर रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन हो रहा है और इससे ये जो हमारा पर्यावरण जो दूषित हो जाता है, प्रदूषित हो जाता है, आपको क्या लगता है कि इस बदलती दुनिया में जहाँ लोग विकास की इस प्रक्रिया में बढ़े हुए हैं, इस समय में क्या इस उत्सर्जन को रोका जा सकता है? क्या गाड़ियों के आवागमन को कम किया जा सकता है? क्या ट्रांसपोर्टेशन को कंट्रोल किया जा सकता है? आपको क्या लगता है, मतलब विकल्प क्या देखते हैं आप इसका? जी, हमको बेसिक चीज़ पहले ये समझनी होगी कि 1880 से अभी तक के 212 ppm एयर के अंदर में जो कार्बन डाइऑक्साइड था, वो आज हैजार्डियस लेवल पे 415-12 तक के पहुँच चुका है जी। 1958 के बाद से जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन शुरू हुआ, उसके बाद से एक्चुअल प्रॉब्लम शुरू हुआ है। क्या है एक्चुअल प्रॉब्लम? ये ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज जो हम बोलते हैं। ग्लोबल वार्मिंग एक्चुअल में जो हमारे जितने भी मैन मेड गैसेस हैं, हमारी जितनी भी उत्सर्जन हमारे द्वारा किए गए हैं, जिसके अंदर में मेनली कार्बन डाइऑक्साइड है, जिसके अंदर में मेनली नाइट्रस ऑक्साइड है, जिसके अंदर में मीथेन है जो कि हमारे अनाज और चीज़ों के सड़ने से होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड से 43 टाइम्स ज़्यादा हैजार्डियस है। वाटर वेपर है और ये ओजोन है, एक्स्ट्रा ओजोन जो हम तैयार कर रहे हैं। ये 4-5 चीज़ें हमारी है और ये गतिविधियाँ हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद से पाई है। आप देखेंगे कि अभी भी हमारी जो इंजन और हमारी जो मशीनें बनती है वो हॉर्स पावर में बनती है, HP में बनती है, क्योंकि उसके पहले पावर सिर्फ घोड़े से नापा जाता था। आज भी बड़ी से बड़ी अगर आप कंपनी की कार अगर खरीदेंगे तो HP में ही खरीदेंगे आप, कि इसका BP कितना है, बोर प्रेशर कितना है, हॉर्स पावर कितना है। यानी पावर हमारे पास में वहाँ पहले से था। बाद में हमने
कंज्यूमरिज्म के ट्रैप में, बाद में हमने कॉपी पेस्ट कल्चर में बहुत सारा डिस्ट्रक्टिव डेवलपमेंट अडॉप्ट कर लिया है। और प्रश्न ये नहीं है कि क्या हम गाड़ियों को रोक पाएंगे, क्या हम इंडस्ट्रियलाइजेशन को रोक पाएंगे, क्या हम इंडस्ट्री को रोक पाएंगे। प्रश्न ये है कि क्या हम अपनी ज़िंदगी और आने वाले लोगों का भविष्य बचा पाएंगे। जैसा कि आपने कहा अभी कि कंस्ट्रक्टिव जो डेवलपमेंट है वो उसको होना चाहिए, डिस्ट्रक्टिव जो डेवलपमेंट है उसको हमने रोक देना चाहिए और हमने कंस्ट्रक्टिव डेवलपमेंट की ओर जाना चाहिए। तो आप किस चीज़ को आप कंस्ट्रक्टिव मानेंगे? हमने बहुत सारी चीज़ें गैर ज़रूरी हम जो यूज़ कर रहे हैं जी, हमारा अगर हम कोई चीज़ पैदा कर रहे हैं, अगर मैं ये कपड़ा पैदा कर रहा हूँ या मैंने कोई टी शर्ट पहना है, आप देखिए ग्लोबल वार्मिंग में फैशन सबसे ज़्यादा एक मेन लीड पार्टनर है CO2 के लिए। टूरिस्ट इंडस्ट्री, पानी का अपव्यय, ये सारी चीज़ें हम इनको टाल सकते हैं। हम इसी छोटे से टी शर्ट का निर्माण हम लोकल लेवल पे कर सकते हैं, जहाँ पे उसको ग्रो करने से लेके, उसको जिनिंग करने से लेके, उसको ब्रांडिंग करने से लेके, उसको बड़े मॉल में ले जाने तक का सफ़र ऑटोमेटिकली बच जाएगा। छोटी छोटी चीज़ों में हमारे, आप सवेरे जब उठते हैं, आप दिन में जब उठते हैं, तो जो भी चीज़ आप यूज़ करते हैं वो अगर पेस्ट अगर मेरा यूरोप से आ रहा है, पेस्ट अगर मेरा बाहर से आ रहा है, मल्टीनेशनल कंपनी से यहाँ तक के आ रहा है, तो आप सोचिए उसके पीछे कितना बड़ा लॉजिस्टिक, आप सोचिए उसके पीछे कितनी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस गई है। क्यों? हम हमारी देसी मंजन, हमारे देसी पेस्ट बना सकते हैं। उसके बाद में जो हम फूड हम खा रहे हैं उसके अंदर में मेजॉरिटी जो बीज आ रहा है, उसके अंदर में जो वैरायटी आ रही है, हमारे पास में हम सक्षम है, हमारा बहुत बड़ा खजाना है, हेरिटेज है हमारे पास में, हमारी एक बहुत बड़ी संस्कृति हुआ करती थी। 50-60 साल पहले हमको किसी भी तरीके के फर्टिलाइजर की ज़रूरत नहीं होती थी। 50-60 साल 70 साल पहले हमको किसी भी तरीके के पेस्टिसाइड की ज़रूरत नहीं होती थी। आज हम कृषि प्रधान देश में 4 लाख रुपए किलो का पपई का बीज खरीद रहे हैं हम, और वो ताइवान से खरीद रहे हैं हम। आज हमारे सब्जियों के बीज बाहर से आ रहे हैं। हमारी पूरी टोटल इकोनॉमी की डिपेंडेंसी हम बाहर से है। क्यों? कहाँ ज़रूरत पड़ी? जब हमारी एक गाय और 2 बैल हमारा पूरा का पूरा बेस एकड़ खेती के लिए सक्षम हुआ करते थे, आज हमको अचानक यूरिया DAP की क्यों ज़रूरत पड़ रही है? तो हमको सारी चीज़ों के ऊपर में गौर करना पड़ेगा। हमारी जीवन शैली, आपने कोरोना में देखा होगा, मैं इसीलिए कोरोना को क्रैश कोर्स बोल रहा हूँ कि कोरोना में देखा होगा आपने कि हमारी जो मेन ज़रूरतें थी वो हमको पूरी मिलती रही और हमको हमारे स्थानिक लेवल से मिलती रही। ट्रांसपोर्टेशन बंद था, इंडस्ट्री सारी बंद थी, टूरिज्म पूरा बंद था, बाहर से आना जाना बंद था, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की हमको इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ रही थी, हमको लग्जरी की उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ रही थी, हमको एंटरटेनमेंट की उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ रही थी बाहर जाने की। हमको जो बेसिक नीड थी, हमारा जो खाना पीना था, वो सारी चीज़ें हमको स्थानिक लेवल पे मुहैया हो रही थी। तब हमें समझ लेना चाहिए कि ये जितनी भी चीज़ें हैं, ये हमारी लाइवलीहुड से रिलेटेड चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या लाइफस्टाइल से चीज़ें ज़्यादा रिलेटेड है, ये हमको तय करना पड़ेगा। क्या आपको ऐसा लगता है कि जो डेवलपमेंट है वो सिर्फ लाइफस्टाइल से जुड़ा है, या फिर डेवलपमेंट को हम आप किस दायरे में देख रहे हैं? क्योंकि आप जिस तरह से कह रहे हैं कि लोगों को अपने पुरातन व्यवस्था की ओर लौट आना होगा, या फिर आप पेस्ट के बदले बबूल की लकड़ी पर जाने की बात कर रहे हैं, मतलब कैसा इसको कैसे? नहीं देखिए, जिन कंट्रीज से हम सामान इंपोर्ट करा रहे हैं वहाँ पे अगर आप रोड भी देखेंगे तो 40 फुट में बीच में ग्रीनरी लगी होती है और रोड साइड में लगे हुए होते हैं। कंट्री साइड बोलते हैं, वहाँ पे भी एक घर होता है, उसके चारों तरफ में सारे मेडिसिनल प्लांट लगे होते हैं। उन्होंने उन केमिकल्स को, हैजार्डियस केमिकल के प्रोडक्शन को अपने कंट्री में बैन किया होता है, जो हमारे यहाँ बहुत धड़ल्ले से बनती है। पेस्टिसाइड पे बैन होता है। डेवलपमेंट का मतलब ये है कि अभी सबसे बड़ा इशू आज हमारे पास में ये आ गया है कि अगर हमारा टेम्परेचर 1 डिग्री अगर और बढ़ गया, 2015 में कोप में 196 कंट्री के हेड एक जगह जमा हुए थे और उन्होंने पेरिस एग्रीमेंट पे साइन किया था, जिसमें अमेरिका भी था, और उन्होंने सबने ये एक्सेप्ट किया था कि मिनिमम 1.5 डिग्री टेम्परेचर हमको बचाना पड़ेगा इस वर्ल्ड का। अगर 1.5 डिग्री टेम्परेचर और बढ़ गया तो सी लेवल और बढ़ जाएगा, क्लाइमेट चेंज हो जाएगा, उसके बाद में चीज़ें प्रोडक्शन करने में बहुत बड़ी दिक्कत आएगी। तूफानों को हम समझ नहीं पाएंगे, समुद्र के लेवल को हम बचा नहीं पाएंगे। न्यूजीलैंड को मिनिस्ट्री डेवलप करना पड़ा सी शोर के लिए। कोप में 2019 के बाद में फिर दोबारा ये सम्मेलन हुआ। ये पूरे दुनिया का विषय है। सर सलामत तो पगड़ी हजार। अगर हम बचेंगे नहीं, हमने आने वाली नस्लों का ऑक्सीजन पूरा खत्म कर दिया है, आने वाली नस्लों का हमने पानी खत्म कर दिया। जिस नागपुर में हम बैठे, यहाँ का एवरेज वाटर टेबल 650 फुट है। आप सोचिए, पानी भी हमने खत्म कर दिया है, उपसा कर दिया है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हम बढ़ाते जा रहे हैं, सारा पॉल्यूशन हम बढ़ा रहे हैं। तो अभी इशू बचने का है,
एक बार अगर आपने जंगल पूरे काट दिए तो उस जंगल को दोबारा स्थापित करने के लिए आपको 150 साल लगेंगे, लेकिन उतना समय आप क्या करेंगे? लेकिन उसका अल्टरनेट दूसरा आप रास्ता बना सकते हैं, सीमेंट कंक्रीट का अल्टरनेट बना सकते हैं। क्या देखते हैं इसका अल्टरनेट आप? इसका अल्टरनेट सबसे बेहतर यह है कि आप चीज़ों की जो जरूरत चीज़ें हैं उनका निर्माण स्थानिक लेवल पे कर सकते हैं। बबुल की गाड़ी पे मत जाइए, लेकिन वही टेक्नोलॉजी, वही चीज़ हम स्वदेशी लेवल पे अपने लेवल पे तैयार कर सकते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ज़रूरतें जो है हमारे अंदर में, हमको सबसे पहले हमारे मन से प्रमाणिक होना पड़ेगा। हमारे जितने भी बड़े लोग हैं, हमारे बाबा साहेब आम्बेडकर ने लोग पहले मन पे काम किया। लोगों के अंदर की जो एक भावना थी, हमको कंज्यूमरिज्म के ट्रैप ने, हमको ग्राहक उपभोक्तावाद ने हमको इस तरीके से फंसा दिया है कि मैं बड़ा एलईडी लेने के चक्कर में रहता हूँ। मैं मई महीने में भी कोट पहन के शादी में स्वागत के लिए खड़ा रहता हूँ, जबकि मुझे ज़रूरत नहीं है। मैं अननेसेसरी बर्थडे में केक क्रीम का खाता हूँ, जबकि ज़रूरत नहीं है। उसके बदले हम अल्टरनेट लोकल लेवल पर जाएंगे। लोकल लेवल पे कब जाएंगे? जब हमारा मन अंदर से इन सारी चीज़ों को निकाल बाहर फेंकेगा। छत्रपति शिवाजी महाराज ने क्या किया? लोगों के मनों में पहले अपने चीज़ों के प्रति प्रेम जगाया। बाबा साहेब आम्बेडकर अगर चाहते तो वो लाखों की तनख्वाह लेके चले जाते थे, वैभव के अंदर में चले जाते थे, लेकिन उन्होंने रूढ़िवादी चीज़ों को, गुलामगिरी की मानसिकता को और उन सब तत्वों को पहले दिमाग से बाहर निकाला, उसके बाद में समाज खड़ा किया। ज्योतिबा फुले ने क्या किया? उन्होंने भी यही किया। तो हम आज फिर उसी दौर में आके खड़े हो गए। आज अगर हम ये चीज़ें नहीं करेंगे तो आने वाली नस्लों के लिए हमारे पास में ना ऑक्सीजन है ना पानी है। अब डेवलपमेंट को अब किस तरीके से करना है? तो डेवलपमेंट को हमको स्थानिक लेवल पे करना है। आज जब हम आत्मनिर्भर होने की बात कर रहे हैं, जब आज हमारे पास में नौकरी, बेरोजगार चले गया है, आज हमारे पास में सोल्यूशन नहीं दिखा रहा है, तो हमको चाहिए कि हम खुद से पहले प्रमाणिक हो जाए, खुद से ईमानदार हो जाए, खुद सच्चाई से इस बात को एक्सेप्ट करें कि मेरी वाकई में ज़रूरतें क्या है। मैं बात करूं, मेरे मन के साथ में मैं ऑडिट करूं कि मेरी सही ज़रूरतें क्या है और इन ज़रूरतों को पूरा मैं मेरे लोकल स्थानिक लेवल पे क्या कर सकता हूं। आज हम चाइना को बायकॉट करने की बात करते हैं, लेकिन हम चाइना के बगैर हमारे 70% चीज़ें मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते, तो हमको इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट बनाना पड़ेगा। उसी तरीके में हमको लोकल सब्स्टिट्यूट बनाना पड़ेगा। वोकल फॉर लोकल की बात करने से नहीं होगा। आपको अगर कपड़ा पहनना है तो आपको कपड़े का लोकल सब्स्टिट्यूट बनाना पड़ेगा। आपको जूता चप्पल पहनना है, 5,000 करोड़ की इंडस्ट्री हमारी सिर्फ खिलौनों की है, तो उसका विकल्प हमारे पास में अच्छा। लेकिन इस बीच अगर जैसे आप इसको कह रहे हैं कि ये कोविड-19 का ये क्रैश कोर्स है, तो लेकिन इसमें एक ग्लोबल वार्मिंग का भी एक बड़ा चैलेंज है जी। तो इस चैलेंज को कैसे आप देख रहे हैं इसमें? अगर हमने आज से सुधरना नहीं चालू किया इंडिविजुअल लेवल पे, मैंने खुद और हमारे परिवार ने और हमारी सोसाइटी ने, तो हम बड़ा विनाश फिर बहुत जल्द लेकर आने वाले हैं। क्योंकि कोविड-19 हो सकता है और मालिक करे कि जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए। सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने से, मास्क पहनने से, सैनिटाइज़र पहनने से, इम्यूनिटी बूस्टर लेने से और बाकी का ट्रीटमेंट कराने से कोविड-19 को हम लड़ सकते हैं। लेकिन एक बार सी लेवल को हमने ज़्यादा बढ़ा दिया, टेम्परेचर का सवेरे और रात का डिफरेंस हमने ज़्यादा बढ़ा दिया, पानी को हमने अगर ज़्यादा डिटोरिएट कर दिया, तो वो इर्रेपरेबल लॉस है, वो बहुत बड़ा चैलेंज है। ये छोटा चैलेंज है, इसीलिए ये क्रैश कोर्स है। असल तैयारी हमारी उसके लिए होना चाहिए और उसके लिए हमको EES जो है, हमारा एनर्जी, हमारा इन्वायरमेंट और हमारी इकोनॉमी और हमारी सोसाइटी। देखिए हमारे पास में क्या है कि एक प्लांट हम लगाते हैं 15 लोग मिलके और उसके साथ में हम सेल्फी खींच के उसको सोशल मीडिया पे डालते हैं और हम चाहते हैं कि 500 लाइक मिले। अभी इन्वायरमेंट ये फैशन नहीं है, इन्वायरमेंट ये लाइक लेने का सब्जेक्ट नहीं बच गया है। इन्वायरमेंट हमारे आने वाली नस्लों के लिए और हमारे लिए जीने मरने का प्रश्न बन गया है। इसके लिए हमको उसको इकोनॉमी से जोड़ना पड़ेगा और ये जितनी भी थ्रेट्स हैं, इनको अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एनर्जी के अंदर में सोलर एनर्जी, ग्रीन एनर्जी में ट्रिमेंडस स्कोप है, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट है जो लोकल लेवल पे कर सकते हैं। फूड के अंदर में जो पॉइजन आ रहा है, केमिकल आ रहा है, उसके अंदर में ट्रिमेंडस स्कोप है। ऑर्गेनिक फूड को हम अपने लोकल लेवल पे ग्रो कर सकते हैं। आज हमको ये 650 mg का एंटीबायोटिक लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती। हमारे पास में तुलसी है, हमारे पास में हल्दी है, हमारे पास में बहुत सारी चीज़ें हैं, हमको ये पेस्टिसाइड की जरूरत ही नहीं पड़ती है। हमारे पास में गाय के गोबर से और बैल के गोबर से हम बहुत सारा खाद अच्छा बना सकते हैं। ये सारी जो चीज़ें हैं इनको हमको अडॉप्ट करना पड़ेगा। जब तक हम एंटरप्रेन्योरशिप के तरफ में, इन चीज़ों के तरफ में नहीं जाएंगे, रूरल एंटरप्रेन्योरशिप के तरफ में नहीं जाएंगे, सिटी को स्मार्ट करना छोड़ के अगर हम गाँव को स्मार्ट करना नहीं शुरू करेंगे, जब तक के इन चीज़ों को हम आंखों से खोल कर नहीं देखेंगे, तब तक के सोल्यूशन नहीं मिलेगा। ये जो सिटी को स्मार्ट करने वाली जो बात है, इसमें हम लोग ये देख रहे हैं कि जो बड़े बड़े वृक्ष थे वो जो रोड चौड़ा करने के लिए उन वृक्षों को तो काट दिया गया
लेकिन बीच में जो डिवाइडर बने हैं उन डिवाइडर पर छोटे छोटे पौधे लगे हैं जो बेलाओं के रूप में दिखते हैं। आप कितना ठीक मानते हैं एक पर्यावरणविद के रूप में कि हम लोग क्या ये ठीक रास्ता अख्तियार किए हैं या फिर इसको बदलने की जरूरत है? सर, जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में कहा कि हम डिस्ट्रक्टिव डेवलपमेंट की तरफ में जा रहे हैं, हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ में नहीं जा रहे हैं। जो पेड़ हम काट रहे हैं वो हमारे बुजुर्गों ने आम के पेड़ लगाए थे, नीम के पेड़ लगाए थे, पीपल के पेड़ लगाए थे, जिनके कारण आज कार्बन सिक्वेजेशन के कारण में हम ये नागपुर में हवा ले रहे हैं। लेकिन अगर हम उसके बदले में अगर नॉन मेडिकेटेड और नॉन इंडिजीनियस प्लांट लगाते हैं, अगर हम बाहर के शोभा वाले प्लांट लगाते हैं, तो यकीन मानिए वो हमारे किसी भी काम के नहीं है। इसीलिए हमको इन सारे पहलुओं पे बहुत ज़्यादा जोर देने की, और जब तक कि इसको आप रोजगार से, चरितार्थ से, एंटरप्रेन्योरशिप से, स्टार्टअप से और उपजीविका से नहीं जोड़ेंगे, इसको संधि से नहीं जोड़ेंगे, इसको एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी से नहीं जोड़ेंगे, जबकि इसके अंदर में ट्रिमेंडस अपॉर्चुनिटी है। बिल्कुल, बिल्कुल। आप अगर नागपुर सिटी की सिर्फ बात करें तो नागपुर सिटी वन ऑफ द बेस्ट सोलर सिटी इन वर्ल्ड है। 6.5 किलोवाट पर स्क्वायर मीटर पर डे इरेडिएशन है। हमारे यहाँ का जो मिनिमम है बारिश में वो जर्मनी का मैक्सिमम है, और जर्मनी 2 साल पहले वर्ल्ड लीडर हो चुका है। लेकिन चूंकि हमारा कैरिकुलम इस तरीके का नहीं कि हम इंटरप्रेनर बने, चूंकि हमारा माइंड कंज्यूमरिज्म के ट्रैप में ज़्यादा फंसा हुआ है, हम जात पात के झगड़ों में ज़्यादा फंसे हुए हैं, हमको मेन मुद्दों से भटका के दूसरे तरफ हमको लगाया जाता है, हम हमारी प्रायोरिटी समझ नहीं पा रहे हैं, इसलिए हम सामने का वो पोटेंशियल देख नहीं पा रहे हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, आज जिस सिटी में 600 और 650 फुट बोर करना पड़ रहा है, उस सिटी के ऊपर में 22 इंच अगर रेनफॉल अगर पड़ता है तो उस प्रीशियस पानी को हम बचा क्यों नहीं रहे? मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देके समझाने की कोशिश करूंगा कि भगवान ने पूरी की पूरी, निर्माता ने, गॉड ने एक अंडुलेटिंग जमीन बनाई है। कोई भी 1-2 हेक्टर जमीन प्लेन नहीं है। क्यों? क्योंकि पानी को हम कलेक्ट कर सके। अगर आप किसी पहाड़ी पर अगर खड़े हो जाएं तो आपको सराउंडिंग के एरिया में 10,000 हेक्टर जमीन आप देख सकते हैं। 10,000 हेक्टर जमीन ऊपर नीचे होती है ताकि पानी को एक जगह कलेक्ट किया जा सके। निर्माता का वो प्लान है, डिजाइन है। अगर इस 10,000 हेक्टर उबड़ खाबड़ जमीन में अगर 300 mm, जो कि मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के हिसाब से दुष्काल है, अकाल है, मिनिमम रेनफॉल है, अगर 300 mm भी अगर पानी गिर जाता है तो आप यकीन मानिए, अगर हम उसको सॉइल वाटर कंजर्वेशन के स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, बंड्स बनाते हैं, चेक डैम बनाते हैं, पेड़ लगाते हैं और उस पानी को हम रोकते हैं, तो वो मिनिमम 300 mm पानी 10,000 हेक्टर में 200 करोड़ लीटर जमा होता है हमारे पास में एक सीजन में। अगर आप उसको टैंकर में अगर बनाएंगे तो 1,25,000 टैंकर होंगे। अगर आप उसको पैसे में कन्वर्ट करेंगे तो 65 करोड़ रुपए का पानी है। हम 65 करोड़ रुपए का पानी मेरा विलेज, मेरा गांव बहा देता है गटर में, इसलिए हम गरीब हैं। हमको ये सारी चीज़ों को सोचना पड़ेगा। एक पर्यावरणविद के रूप में और इतने लंबे समय से आप इस प्रदूषण को रोकने के लिए और पर्यावरण को उसको संरक्षा प्रदान करने के लिए काम कर रहे हैं। क्या आपने कभी इन चीज़ों के प्रति जो सिस्टम है, जो प्रणालियां हैं, उनको कभी लिखा नहीं? क्या उनको इस बारे में कभी सचेत नहीं किया कि हम लोग इस तरह से अगर प्लानिंग करते हैं तो शायद हम अपनी धरती को बचा लेंगे और अपने उत्पादों को, और जिस स्टार्टअप को और जिन चीज़ों की आप बात कर रहे हैं कि इसको हम अपने अवसरों के रूप में भी देख सकते हैं? जी बिल्कुल, बिल्कुल किया है। और इसके लिए ना कि सिर्फ हमने लिखा है, बल्कि यशोधरा फाउंडेशन के जरिए से हमारे थैंक्स गॉड 25 सेंटर है, भामरागढ़, गढ़चिरौली से लेके धारनी तक के, और उन जगहों पे हम जिस विषय पे बात कर रहे हैं उनके एक्चुअल में ट्रेनिंग और सेंटर हैं, और हम कथनी से ज़्यादा करनी में विश्वास रखते हैं। कितना परिणाम देखते हैं आप इनका? जी, अगर आप गूगल करें तनवीर मिर्ज़ा नागपुर या यशोधरा ybsnagpur.com तो आपको सारे रिजल्ट्स उसके अंदर में मिलेंगे। बहुत अच्छा परिणाम है, और युवा पीढ़ी इसके अंदर में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, और लोग अभी कोरोना पीरियड में भी अभी लोग इस तरीके से जुड़ रहे हैं। कुछ स्कूल है हमारे पास में जिनके बच्चे मूंगफली के बीज उगाकर वहीं पे उन्होंने स्कूल के अंदर में प्रोसेसिंग यूनिट लगाया और कोल्ड प्रोसेस ऑयल तैयार कर रहे हैं। बच्चे हल्दी का पाउडर तैयार कर रहे हैं। कुछ बच्चों ने पेपर मैशी, जो हमारा जो सड़ जाता है पेपर, उस पेपर के कैलेंडर बनाए और उसके अंदर में सीड इनकारपोरेट कर दिए, ताकि आगे अभी जैसे फॉर एग्जांपल अभी सितंबर है, सितंबर अगर खत्म हुआ तो उसको फाड़ना है, उसको ज़मीन में गाड़ना है, तो उसमें से पेड़ निकलेगा। कुछ बच्चों ने सोलार प्लेट बैग के ऊपर में लगा दिए, दिन भर अगर घूमते रहिएगा। कुछ बच्चों ने तो वो सोलार प्लेट से आप लैपटॉप और ये सारी चीज़ें चार्ज कर सकते हैं। हमको, हमारे अंदर में ट्रेमेंडस पोटेंशियल है, हमारे अंदर में बहुत ज़्यादा सामर्थ्य है, लेकिन ज़रूरत है कि उसको दिशा दिखाएं। और हमने गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट से, बड़े बड़े कॉरपोरेट से, बड़े बड़े ट्रस्ट से हमने जब प्रपोजल दिया, उन्होंने इन चीज़ों को एक्सेप्ट किया।
नागपुर यूनिवर्सिटी में भी हम सस्टेनेबिलिटी के ऊपर में कोर्स चला रहे हैं। उसके अलावा हम प्रैक्टिकली लोगों से ये सारी चीज़ें बनवा रहे हैं। अगर आप गूगल पे डालेंगे तो टाइम्स ऑफ इंडिया ने बहुत सारे हमारे कार्यों को उन्होंने तनवीर मिर्जा नागपुर में उन्होंने डाल के रखा हुआ है, आप देख सकते हैं उन चीज़ों को। मिर्ज़ा साहब, इस पूरी बातचीत को अभी हमें समेटना होगा क्योंकि हमारा वक्त भी पूरा होता जा रहा है। लेकिन जैसे हमने इस बातचीत की शुरुआत की थी तो आपने कहा कि ये कोविड-19 का एक क्रैश कोर्स माना जाए कि हम लोग अपने पर्यावरण की रक्षा के लिए सचेत हो जाए और आगे बढ़े, पहल करें, और अगर ऐसा नहीं कर पाए तो शायद ये जीवन असुरक्षित हो ही जा सकता है। आपको क्या लगता है कि अगर इस बातचीत को समेटना है तो आप क्या कहेंगे इस परिप्रेक्ष्य में जब हम लोग कोरोना के इस संक्रमण से इस वक्त भी जूझ रहे हैं? जी, मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आपके आवाज़ इंडिया के माध्यम से और आपके माध्यम से, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, कि हमको चीज़ों को समझना पड़ेगा। आज ह्यूमन टेंडेंसी के जो संकट हमारे सामने खड़ा होता है हम उसको बहुत बड़ा मानते हैं। कोरोना हमारे सामने खड़ा है, टेलीविज़न पे बहुत ज़्यादा बताया जा रहा है, चर्चा का विषय, इसलिए हम कोरोना से बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं और उसको हमारे सबकॉन्शियस और कॉन्शियस मेमोरी में कोरोना छाया हुआ है। लेकिन मैं आपसे अपील करना चाहता हूं कि कोरोना से तो बिल्कुल आप बचे ही बचे, लेकिन कोरोना से जो भयानक जो वस्तु हमारे सामने मुंह फाड़े खड़ी है वो ग्लोबल वार्मिंग है, क्लाइमेट चेंज है, और उससे भी जो ज़्यादा चीज़ बड़ी है वो हमारे मनों में दूसरों की चलाई हुई चीज़ें हैं। हमारा दिमाग, हम अपने खुद के प्रति प्रामाणिक नहीं है। आज हम जो भी कार्य कर रहे हैं, आज हम जो भी खरीदी कर रहे हैं, जिस तरीके की भी जीवन शैली हम अपना रहे हैं, जरा हम अगर हमारे महापुरुषों को देखें, अगर हम उनके तौर तरीकों को देखें, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का अगर एग्जाम्पल देखें, छत्रपति शिवाजी महाराज का अगर एग्जाम्पल देखें, ज्योतिबा फुले का अगर एग्जाम्पल देखें, राष्ट्रीय संत तुकडोजी महाराज का एग्जाम्पल देखें, या अगर आप दीन को मानने वाले हैं तो पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर जीवनी को देखें तो आप ये पाएंगे कि सबसे पहले खुद के प्रति प्रामाणिक होना, सच्चा होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। उसके बाद में आप ज़रूरतों को इवेल्यूएट करिए और आने वाले संकटों से निपटने के लिए डरना नहीं है। आज की हमारी ये चर्चा डराने के लिए नहीं है, अलर्ट करके उसमें रास्ता खोजने के लिए है। हमारे पास में जो सामर्थ्य है, हमारे पास में जो पोटेंशियल है, उसको जो आपको दिन रात आपके दिमागों में गलत कचरा डाला जा रहा है, जाति पाति का कचरा डाला जा रहा है, नॉन इश्यूज को इश्यूज बना के आपके सामने लाया जा रहा है, अननेसेसरी आपको व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे आपको दुनिया भरे का हमारे पास में समेटने की हम तैयारी करते हैं। उन सब चीज़ों से हटिए, वस्तु स्थिति में आइए, और छोटे लेवल पे क्यों ना हो, बहुत छोटे लेवल पे क्यों ना हो, अपनी ज़िंदगी में कार्बन फुटप्रिंट बचाने के लिए प्रयत्न कीजिए। दूसरी, पानी को वेस्ट होने से बचाइए। तीसरी, आप कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी की तरफ में जाइए, एक्सप्लोर कीजिए चीज़ों को, ऑडिट करिए कि वाकई में ज़रूरत की चीज़ें क्या है, गैर जरूरी चीज़ों को सबको हटा दीजिए, और उसके बाद में क्या हम उसका लोकल सब्स्टिट्यूट बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। मैं आपको सवेरे से लेकर शाम तक, सोने से लेकर जागने तक, कार्यक्रम से लेकर शादी ब्याह से लेकर हर चीज़ की मैं आपको सोल्यूशन दे दूंगा। हमारे पास में सोल्यूशंस हैं कि वो सारी चीज़ें आप स्थानिक लेवल पे बहुत अच्छी ईमानदारी के साथ में आप तैयार कर सकते हैं। और एक सबसे बहुत बड़ी बात है कि मेजॉरिटी इंडियंस, हमारी मेजॉरिटी इंडियन, हम लोग सच्चे, ईमानदार और इसी मिट्टी के लोग हैं, यही के हम मूल निवासी हैं, और हमारे अंदर, हमारे कैरेक्टर में, हमारे डीएनए में, हमारे जीन्स में बेईमानी नहीं है। लेकिन हम अगर इनएक्टिव रहे और हम इन चीज़ों की निर्मित अगर नहीं करें, हम अगर आगे आके उद्योजकता की तरफ में नहीं बढ़े, हम आगे आकर संरक्षण की तरफ में नहीं बढ़े, तो याद रखिए कि नीड की जगह ग्रीड ले रही है। और वही दूध जो आप पी रहे हैं पैकेट के अंदर में, वो यूरिया मिला हुआ पी रहे हैं। वही आइसक्रीम जो आप खा रहे हैं वो जूस का और केमिकल का बना हुआ आइसक्रीम खा रहे हैं। और वही पोल्ट्री जो आप खा रहे हैं वो स्टेरॉइड की पोल्ट्री खा रहे हैं। और वही सब्जी भाजी जो आप खा रहे हैं वो जहरीली चीज़ें खा रहे हैं। सो कृपया करके अपने आप को बचाइए, अपने आने वाले भविष्य को बचाइए और इस सुंदर देश को बचाइए। बात यह है कि विकास का विरोध नहीं होता है, लेकिन विकास के साथ जो अप्राकृतिक चीज़ें जो जुड़ जाती है और प्रकृति को प्रकृति ही नहीं रहने देती, और जब प्रकृति नहीं रहती तो फिर हम जो प्रकृति के द्वारा बने हैं उन लोगों का अस्तित्व कैसे होगा। तो मिर्ज़ा साहब इसी बात पर एक सवाल खड़ा करते हैं कि जब हम ही न बचें तो फिर उसका क्या मतलब निकलेगा। तो इसलिए पहले अपने सर को बचा ले और फिर पगड़ी की ओर अपना ध्यान बढ़ाए। मिर्ज़ा साहब, आप हमारे साथ आए, हमसे बातचीत की, इस पूरी बातचीत के लिए आपका बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। हम आज आवाज़ विशेष में ये बातचीत कर रहे थे यशोधरा फाउंडेशन के संस्थापक अध्यक्ष तनवीर मिर्ज़ा साहब के साथ। फिर नई शख्सियत के साथ आपके साथ पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा।